जन गण मन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। हर हफ्ते की तरह इस बार भी हम एक अहम मुद्दा लेकर जन गण मन में आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान आजकल सुर्खियों में है। मोदी ने दो टूक कहा है कि भारतीय मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। सीएनएन को दिए इस इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कि अल-कायदा को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तानी मुसलमान उसके बहकावे में आ जाएगा। भारत का मुसलमान देश के लिए अपनी जान भी दे सकता है। मोदी के इन शब्दों से देश के मुसलमानों को काफी अच्छा लगा। वहीं मोदी के विरोधी भी सख्ते में हैं। लेकिन इसी के साथ लोगों के जहन में अब एक सवाल भी उठा है और वो ये कि मोदी के इन शब्दों का मतलब क्या है। मोदी मुसलमानों पर आखिर इतने मुलायम क्यों हो गए? Indian Muslims will live for India. They will die for India. They will not want anything bad for India. अपने एक बयान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमानों को अपना मुरीद बना दिया। मोदी ने कोई नई बात नहीं कही है, ये सच है। लेकिन पीएम मोदी की कट्टर छवि जो विपक्ष ने देश में बनाई है, उनके मुंह पर करारा तमाचा है। Indian Muslims will live for India. They will die for India. मोदी ने इससे पहले मुस्लिमों को लेकर इतनी बड़ी बात कभी नहीं कही। ये तस्वीर आपको याद होगी। इस एक तस्वीर को मोदी के खिलाफ विरोधियों ने खूब भुनाया। मन ही मन मुसलमानों के एक तबके ने मोदी को अपना दुश्मन मान लिया। लेकिन मोदी ने अमेरिकी टीवी चैनल से जो कुछ कहा, एक लाइन में सारे आरोप धो डाले। मैं समझता हूं My understanding is that they are doing injustice towards the Muslims of our country. If anyone thinks Indian Muslims will dance to their tune, they are delusional. Indian Muslims will live for India. They will die for India. They will not want anything bad for India. पीएम मोदी का ये जवाब अल-कायदा के उस वीडियो पर आया जिसमें जिहाद के लिए भारतीय मुसलमानों को साथ आने को कहा गया था। पीएम बनने के बाद इंटरनेशनल मीडिया को दिया गया ये मोदी का पहला इंटरव्यू है। मोदी के इस बयान की तारीफ पक्ष विपक्ष सारे दलों ने की है। नरेंद्र मोदी जी ने सही कहा है, एक बहुत बड़ी बात कही है कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो हिंदुस्तान के लिए जीता है और हिंदुस्तान के लिए मरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही सत्य वचन है और उनकी इस बात ने भारत के मुसलमानों के दिल की बात कह दी है और दिलों को छू लिया है। भारत के मुसलमानों ने हमेशा भारत के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है और जो भारत के मुसलमानों के दिल की बात कह दी है और दिलों को छू लिया है। भारत के मुसलमानों ने हमेशा भारत के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है और जो उन्होंने कहा है हम उसका स्वागत करते हैं। ये नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं और मन से बोल रहे हैं। विपक्ष ने मोदी की कट्टर मुस्लिम वाली छवि बनाकर रखी है। ऐसे में जन गण मन में आज का बड़ा सवाल है कि मोदी मुसलमानों पर क्यों मुलायम हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए, विषय बड़ा है तो पैनल भी बड़ा है। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। जनगण मन की शुरुआत करें उससे पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में जो मौजूद हैं उसमें शीबा असलम फहमी साहब मोहतरमा हमारे साथ, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और राइटर हैं। शीबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मौलाना सैयद अतार हुसैन दहलवी साहब हमारे साथ हैं, अंजुमन मिनहाज रसूल से बहुत बहुत स्वागत है मौलाना साहब आपका। मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी साहब हैं जो कि जमायत उलेमाए हिंद के स्पोक्स पर्सन हैं। और एक कुर्सी जो हम खाली देख रहे हैं वो संबित पात्रा के लिए है। संबित पात्रा जो कि बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, कुछ ही पलों में वो आएंगे, हमारे साथ होंगे। हमारे साथ जो मेहमान बाहर से जुड़ेंगे, अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, और दोपहर सामना के एडिटर प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी से रोली मिश्रा हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगी। अखिलेश जी और प्रेम शुक्ला जी, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल, क्योंकि लेडीज फर्स्ट कहा जाता है, तो मैं शीबा असलम फहमी आप ही से जानना चाहूंगा कि
कोई नई बात नरेंद्र मोदी ने नहीं कही, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कही ये बात नहीं मानी जा रही है। आपका क्या इस पर कहना है? देखिए, नरेंद्र मोदी साहब जिस आइडियोलॉजिकल फैमिली से आते हैं आरएसएस की, उसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इनके यहाँ हर बड़े व्यक्तित्व का, नेता का दो चरित्र होते हैं, दो व्यक्तित्व होते हैं, डुअल पर्सनैलिटी होती है, खाने के और दिखाने के और। तो जब इनको पुचकारना होता है तो वो वाला व्यक्तित्व सामने आ जाता है। और इसी मामले में आप देख लीजिए, लगातार पुचकारने का वक्त गुजर गया। देखिए, बच्चों की तरह इस देश के मुसलमानों को बच्चों की तरह बहला करके, एक कि कभी कहें पिल्ला कार के नीचे आ जाता है तो दुख होता है, कभी कहें नहीं वो हमारे लिए मरेंगे। अरे भाई, आपके लिए या देश के लिए ये सब आप क्यों कह रहे हैं? वो उतने ही गद्दार हैं या उतने ही देश प्रेमी हैं जितने हिंदू हैं या जितना कोई और समाज है। ना उनको इस तरह का सर्टिफिकेट दीजिए कि वो देश के लिए मरने ही के लिए तैयार बैठे हैं, ना ये कहिए कि देश के खिलाफ ही है। आप उन्हें नॉर्मल व्यवहार करने दीजिए, नॉर्मल महसूस करने दीजिए। दूसरी बात यह है कि आपने अपने जो पूरा आरएसएस का कुनबा है, उसने एक पूरी तरह का जिहाद छेड़ रखा है मुसलमानों के खिलाफ, चाहे वो कई एंगल से छेड़ रखा है। आप उन ताकतों को रोक नहीं रहे हैं, आप साक्षी महाराज को रोक नहीं रहे हैं, आप योगी आदित्यनाथ को रोक, आप इस देश के मुसलमानों का दिल जीतने के लिए कर कुछ नहीं रहे हैं। एक आप बयान देते हैं वो अमेरिका की मजबूरी में कि भाई आपको अमेरिका जाना है, और वो माई बाप है, उसने आपसे सच को बुलवा दिया। आपको खुश करने की जरूरत है, वो तो वीजा वैसे मिल गया। नहीं भाई, वहां जाके कुछ राइट साउंड्स बनाने हैं उनको, वहां जाकर के कुछ कहने के लिए होना है कि देखिए मैंने तो ये कह दिया है, तो वो वहीं जाकर के बोले ना। हिंदुस्तान में रहते हुए अगर वो कोई ऐसा मरहम लगाने वाला बयान देते तो हमारा दिल बहुत खुश होता। तो और दूसरी बात ये देखिए, जो पॉलिटिकल क्लास है मुसलमानों का भारत के अंदर, जिसको हम सरकारी मुसलमान भी कहते हैं, जिसको किसी ना किसी कमेटी में फिट होना है, जिसको किसी ना किसी जगह का चेयरमैन बनना है, उसने अपनी विश्वसनीयता उतनी ही खो दी है जितनी संघ परिवार ने खोई हुई है मुसलमानों के बीच में। तो अगर आप ये कहते हैं चेहरे दिखा करके टीवी पर कि फला ने ये कह दिया, फला मुसलमान नेता ने या मौलाना ने कह दिया, आप सोशल मीडिया भी देखिए, मुसलमान मौलानाओं के इस मामले में बिकने के चर्चे आम हैं। मतलब शीबा असलम फहमी संबित पात्रा क्या नरेंद्र मोदी से उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी छीन लेना चाह रही हैं? आपको ऐसा लग रहा है कि बोलने पर भी अब उनकी पाबंदी हुई? उन्होंने अगर मान लिया जाए कि एक इंटरव्यू में आम सा बयान दिया जो सभी मुसलमानों को पसंद आया। अगर आम होता तो आप कार्यक्रम नहीं कर रहे होते 3 दिन से। अगर आम नहीं है ये बयान, भाई आप जैसे लोगों का विरोध सामने आया तो फिर कार्यक्रम करने में बैठना पड़ा कि नरेंद्र मोदी ने कोई नई बात नहीं कही, फिर इस पर इतना विरोध क्यों हो रहा है? मुसलमानों ने उसका स्वागत किया। देखिए नफ्स पहचानिए। अगर आप अच्छा, उससे पहले आपके पास आने से पहले मैं अतहर हुसैन देहलवी साहब आप ही से पूछ लेता हूं कि क्या आप खुश हैं नरेंद्र मोदी के बयान से? देखिए, ये ना खुशी का मौका है ना दुख का मौका है। दो चीजों को समझने की जरूरत है। एक, नरेंद्र मोदी वो थे जो चुनाव से पहले थे, एक नरेंद्र मोदी वो है जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। और भारतीय मुसलमान आम शहरियों की तरह वो भारतीय संविधान और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में यकीन रखता है। मैं नरेंद्र मोदी जी की राय से मुत्तफिक नहीं हो सकता, उनकी विचारधारा जिस संघ से आते हैं उसकी मैं हिमायत कभी नहीं कर सकता। ठीक है। और मैं ही क्या, बहुत सारे हिंदू भी नहीं करते हैं, बड़ी तादाद हिंदुओं की संघ के साथ नहीं जुड़ती है। लेकिन यहाँ जो उनका बयान है उसको समझने की जरूरत है। उन्होंने ये कहा कि भाई भारतीय मुसलमान भारत के लिए जिएगा, भारत के लिए मरेगा। उनके ये कहने से ना तो ये था कि पहले मैं देशभक्त नहीं तब ज्यादा हो जाऊंगा, इसमें कोई नई बात और ये अगर वो नहीं दे तो भी देशभक्त रहता। हाँ, एक बल मिला कि भाई हाँ, उस व्यक्ति ने कहा जिसकी छवि अभी तक ऐसी रही थी कि अलग अलग मुताजाद जगहों पर वो घूमता रहा। लेकिन अब वो जिस जगह पर वो पहुंच गए हैं, जिसको हम राज धर्म कहते हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने उस वक्त याद दिलाया था जब वो मलेशिया आसियान जा रहे थे कि मैं वहां जाके क्या कहूंगा। तो वो अमेरिका जाए या आसियान, ये कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि हमको ये कहना चाहिए कि हाँ, भारत के एक प्रधानमंत्री ने एक बात कही है, वो हमारे लिए ज़ाहिरी बात है। मैं जो फिर कह रहा हूं, ना तो वो कोई सर्टिफिकेट हो गया है, ठीक है, ना सर्टिफिकेट, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको उस बयान से फल मिला है। एक उदाहरण शिवाजी मैंने आपको यही दे दिया, जो मैंने कहा उसको नहीं बिल्कुल हमेशा हमारी सपोर्ट सरकार को है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत जो सरकार उनको है, ना कि किसी विचारधारा को। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, एक तथ्य बोला है, वो बयान एक तथ्य है, वो फैक्ट है, वो हार्ड फैक्ट है, वो एहसान नहीं हमारे। तो फिर आपको क्यों लग रहा है? नहीं हमारे ऊपर। चलिए ठीक है, मैं मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी साहब आपसे भी पूछूंगा, क्या आपको भी बल मिला प्रधानमंत्री की ये बात सुन के? देखिए, ये बात अच्छी है, और वो जिस विचारधारा और टोली और हल्के से आते हैं, तो उधर जो है इस तरह का एतराफ और स्वीकृति नहीं थी। अब उन्होंने ये किया तो मेरे हिसाब से ये दायरा जो है वो बढ़ा है, और उन्होंने जिस संदर्भ में
और परिप्रेक्ष्य में पृष्ठभूमि ये बयान दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये है कि अलकायदा जो है यहाँ पे जो है वो ब्रांच जो है वो कायम करना चाह रहा है, तो इसको जो है वो सांप्रदायिक तत्व जो है वो गलत तौर पे यूज कर सकते थे। तो उन्होंने इस इमारत को जो है ढाने का काम किया, इस दायरे को खत्म किया है कि ये संदेह का दायरा नहीं पड़ेगा। मोदी के इस बयान को मैं बहुत अहम मानता हूं, और उन्होंने जो बयान दिया है, तो जो लोग फिरका परस्ती की बुनियाद पे और जो है संघ की बुनियाद पे राजनीति करते हैं, उनकी दीवारों को भी तोड़ने का काम शिवा, दो लोग मुसलमान आपके अगल बगल बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि उनको काफी बल मिला है। बिल्कुल ठीक है, नहीं मैं खुद ये कह रही हूँ, मैं खुद ये कह रही हूँ। देखिए मुस्कान, ऐसा है, मैं खुद ये कह रही हूँ कि उन्होंने कोई एहसान नहीं किया हम पर। उन्होंने कहा, अगर आप कहें कि हम स्टूडियो में बैठे हैं, तो आप कौन सा छोटी बात नहीं कह सकते। मुसलमान से आगे जाके अलकायदा का ये पहला बयान इस तरह का नहीं है। साउथ एशिया को लेकर के, साउथ एशिया को लेकर के पहले भी बयान आए थे। तो मोदी का अगर पहला है तो उसका भी तो स्वागत कीजिए। अगर प्रधानमंत्री का इस तरीके का ये पहला बयान है जिससे मुसलमानों को बल मिल रहा है, तो उसका स्वागत देखिए ये अपने यहाँ का प्रूवन फैक्ट है। हम जानते हैं कश्मीर में इतने दिनों से अलगाववादी आंदोलन चल रहा है, इसके बावजूद कश्मीर तक में अलकायदा एक आदमी को नहीं अपना बना सका। क्यों नहीं बना सका? सिर्फ इसीलिए नहीं बना सका कि ये हमारा अंदर का मामला है, और उसका अलकायदा के साथ हिंदुस्तानी नरेंद्र मोदी से शिकायत क्या है आपको ये बताइए। हाँ नरेंद्र, देखिए जी, ऐसा है कि ये सारी अच्छी बातें इस देश के अंदर भारतीय मुसलमान प्राइम मिनिस्टर की रिपोर्ट है, प्राइम मिनिस्टर की कमेटी की रिपोर्ट है कि ये सबसे पिछड़ा हुआ समुदाय है। इस सबसे पिछड़े हुए समुदाय के खिलाफ आप लगातार, आपके परिवार के लोग मुहिम चला रहे हैं। किस किस तरह की मुहिम हुई है, किस किस तरह के एनकाउंटर्स हुए हैं, किस किस तरह से फंसाया गया है, किस किस तरह से अभिव्यक्ति की आजादियों को रोका गया, ये हम सब के सामने। तो जो अमल है, जिसको हम अमल कहते हैं, वहां पर तो मामला निल है। लेकिन जो बयान है, आपके होम मिनिस्टर कहते हैं कि लव जिहाद क्या है हमें नहीं पता, लेकिन लव जिहाद को लेकर के इतना बड़ा वितंडा खड़ा हुआ, उसको तो खत्म करते, उसके खिलाफ तो एक बयान देते कि अब इस पर जो भी राजनीति, जहां बयान दिया उसका आप स्वागत तो नहीं कर रही है। मैं कह रही हूँ संबित पात्रा साहब, शिवा असलम फहमी का कहना है कि हमें नरेंद्र मोदी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देखिए, मुझे आज बड़ा दुख लग रहा है। क्यों लग रहा है मैं बताता हूँ, उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आऊंगा। कल एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे इंटरनेशनल जगत पे ये इंटरव्यू दिया गया। इंटरव्यू में जो सवाल था मैं आपको पढ़ देता हूँ, हूबहू जो सवाल था। जकरिया साहब पूछते हैं, फरीद जकरिया, हाँ जो चलिए फरीद जकरिया साहब पूछते हैं, बाप का नाम है जकरिया। आयमान अल जवाहरी, अलकायदा के मुखिया ने भारत में अलकायदा की शाखा के निर्माण की अपील करते हुए एक वीडियो जारी किया है। वे कहते हैं कि दक्षिण एशिया में, लेकिन यह संदेश सीधे भारत की ओर निर्देशित है कि वे मुसलमानों को उस दमन से मुक्त करना चाहते हैं जो उन्होंने गुजरात में, कश्मीर में झेला है। क्या आप सोचते हैं, क्या आप चिंता करते हैं मोदी साहब कि इस तरह की कोई मंशा सफल हो सकती है हिंदुस्तान में? अब इसमें इंटरनेशनल वर्ल्ड ने यह सवाल मोदी जी से पूछा। बतौर प्रधानमंत्री होने के नाते, बतौर इस देश का अभिभावक होने के नाते उन्होंने कहा सभी बच्चे बराबर हैं, देशभक्तों का देश है, अलकायदा की मंशा यहां सफल नहीं होगा। क्या यहां पे हर हिंदुस्तानी का इसका स्वागत नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। कुछ भी आपके रिजर्वेशन हो सकते हैं, पहले आप स्वागत करिए कि मेरे प्रधानमंत्री ठीक कह रहे हैं। इस देश में कोई भी मंसूबा वो सफल नहीं होगा जो देश में हिंदू मुस्लिम की ताकतों का नाम लेते हुए इसमें सेंध लगाने की कोशिश करेगा, इस देश को बांटने की कोशिश करेगा। पहले कांग्रेस हो, सपा हो और मैडम फहमी हो, सभी को खड़ा हो जाना चाहिए। बिल्कुल मेरे प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं, क्योंकि ये विषय पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में देखा जा रहा है। इंडिया न्यूज को छोटा चैनल, एक सेकंड, मैं आपको इंटरफेयर नहीं कर रहा था। अब देखिए, इंडिया न्यूज को छोटा चैनल नहीं है, हर कोई इसको मॉनिटर कर रहा होगा। अलकायदा के लोग भी देख रहे होंगे कि इस पे डिबेट चल रहा है, हिंदुस्तानी आखिर क्या कह रहे हैं। यहां कांग्रेस कुछ और कहेगी, मैडम कुछ और कहेंगे, मैं कुछ और कहूंगा, तो हंसेगा कौन? द लास्ट लाफ वुड बी विथ अलकायदा। जो आखिरी हंसेगा वो अलकायदा हंसेगा। इन मामलों में तो हम एक हो जाएं। दूसरा, मैडम ने कहा कि माई बाप, अमेरिका माई बाप है, और माई बाप के सामने नरेंद्र मोदी जी ने गिड़गिड़ा दिया। अरे माई बाप कौन है तो हम सब जानते हैं। आप देखिए किसने माई बाप माना अमेरिका को? उन 70 एमपीज ने माई बाप माना अमेरिका को, जिन्होंने चिट्ठी लिखा कि काइंडली नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट नहीं किया जाए अमेरिका में। हमारे देश के सांसद चिट्ठी किसको लिख रहे हैं? ओबामा जी को चिट्ठी लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका में नहीं घुसने दिया जाए। माई बाप तो कांग्रेस में उनके लिए माई बाप है, हमारे लिए समानता। चले उस पर भी मैं आऊंगा, दोपहर सामना के एडिटर, मैं आऊंगा, मैं दहलवी साहब आऊंगा आपके पास। प्रेम शुक्ला हमारे साथ 8:30 बजे तक ही हैं। प्रेम शुक्ला जी,
फिर एक तबके को ये क्यों लग रहा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है वो इस तरह का बयान देकर के अमेरिका में अपनी व्यापकता और स्वीकार्यता बढ़ा लेना चाहते हैं और केवल इसीलिए उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है कि वो वहां जाके मुंह दिखा सकें? नहीं, जिनकी आंखों पे हरा चश्मा लगा हुआ है उनको हर जगह सिर्फ हरा हरा दिखाई देता है। अब एक प्रश्न के जवाब में नरेंद्र मोदी जी बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि भारत का कोई मुसलमान अलकायदा के जाल में नहीं उलझने वाला। तो निश्चित तौर पर एक समाज विशेष की जो गतिविधियां हैं उसके संदर्भ में हमारी राष्ट्रीय सोच क्या है उसकी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अभिव्यक्ति कर रहे हैं। किंतु इस पर भी जो है किंतु परंतु ऐसा वैसा, नकली दांत असली दांत, वो मैडम शिवा मुझे लगता है डेंटिस्ट है प्रोफेशन से, तो ये सब जो है ना वो अजीबोगरीब लगता है। और ये सबसे बड़ा तमाचा उनके मुंह पर है जो चुनाव के पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मौत का सौदागर कह रहे थे। कोई उनको खून पीने वाला कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। एक व्यक्तित्व जो है वो प्रधानमंत्री पद पर बैठकर अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व का उत्तम निर्वाह करते हुए देश के सारे आबादी को, सारे नागरिकों को एक दृष्टि से देख रहा है और जिनके बारे में तुष्टीकरण पुष्टीकरण की फर्जी हरकतों के चलते जिनको आपने मुख्य धारा से बाहर फेंकने का प्रयास किया उनको मुख्य धारा में मान रहा है। ऐसे व्यक्तित्व का मुझे लगता है कि हर किसी को जो है स्वागत करना चाहिए। जी जी, अखिलेश प्रताप सिंह, एक तरीके से प्रेम शुक्ला जी ने आप पर भी हमला किया। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी के इस तरीके का बयान आपको एक माकूल जवाब है, क्योंकि अगर उनके इस बयान पर पूरे देश का मुसलमान अपने आप को बलवान महसूस करने लगता है, उसे बल मिलता है, तो फिर ये आपके लिए एक बहुत मुकम्मल जवाब हो सकता है। ये तो सर्टिफिकेट आपने पहले दे दिया कि देश के 17 करोड़ मुसलमान के तरफ से आपने खुद दे दिया, पहले शुरू में दे दिया था। दूसरा, हमें थोड़े से आपके एक वक्तव्य आपत्ति है कि आपने कहा कि विपक्ष ने मोदी जी की कट्टर छवि बना रखी है। उन्होंने खुद अपनी छवि कट्टर बनाई है, विपक्ष ने नहीं बनाई है। मौत का सौदागर किसने कहा था उन्हें, अखिलेश जी? इस देश के किसी भी व्यक्ति का। अटल जी ने क्या कहा था वो भी याद है आपको? हमें सब याद है। खैर छोड़िए, उस पर मत जाइए। हम ये कह रहे हैं कि हाँ, हमें भी सब याद है। दूसरी बात, जो मुद्दे की बात है, जो इस देश में है उसको चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी धर्म का हो, उसको किसी से राष्ट्रभक्ति की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। सर्टिफिकेट की आवश्यकता यदि किसी की है तो माननीय मोदी जी कुछ ऐसा सर्टिफिकेट अपने बारे में दे कि लोग, हर वर्ग उन पे यकीन कर सके कि जो अतीत में उनके तरफ से हुआ है वो भविष्य में अब नहीं दोहराया जाएगा। हर वर्ग ने यकीन किया, इसलिए वो देश के प्रधानमंत्री। आपको ऐसा नहीं लगता? ऐसा करें, वो अपनी मर्जी से नहीं, देश की मर्जी से प्रधानमंत्री हुए हैं। जी जी, 100% देखिए, जीतने के बाद हर वर्ग का प्रधानमंत्री होता है, यह सब तय। लेकिन वोट कितने वर्ग का किसको मिला, इस पे बहस दोबारा कर लीजिएगा। हम ये कह रहे हैं कि उन्हें आज जीतने के बाद हर वर्ग का प्रधानमंत्री होता है, यह सब तय। लेकिन वोट कितने वर्ग का किसको मिला, इस पे बहस दोबारा कर लीजिएगा। हम ये कह रहे हैं कि उन्हें आज ये बताने की आवश्यकता है, या ये बताते तो ज्यादा बेहतर होता, मनसा वाचा कर्मणा, कि हमारे लिए इस देश का हर वर्ग एक सा है, हमारे लिए हर वर्ग हमारा परिवार है। ये सर्टिफिकेट देने के बजाय कि अल्पसंख्यक राष्ट्रभक्त हैं, वो अगर ये सर्टिफिकेट देते कि आज हम वादा करते हैं कि कोई मायूस या हमसे कोई दुखी नहीं होगा। एक मिनट बीच में ना बोलें, एक मिनट बीच में ना बोलें, मत बोलिए नहीं बीच में ना बोलें, एक मिनट, क्योंकि एक बाराबंकी की नीच के बीच में बोल के क्या लाभ? जब अपने पिता को अपना प्रतिनिधि बनाते हैं तो परिवार का कोई व्यक्ति नहीं रखेगा। उसके लिए मोदी जी फोन करते हैं और पूरे जगत में होता है कि देखिए मोदी जी ने रोका। लेकिन जब उनके मिनिस्टर्स, आधे दर्जन मिनिस्टर्स, उनके तमाम नेता ऐसी भाषा बोलते हैं जो किसी वर्ग विशेष या किसी और को पसंद नहीं आता है, तो मोदी जी ने क्यों नहीं कभी कहा कि आप ये न बोलें? उन लोगों को क्यों नहीं कंट्रोल किया?
तकलीफ बढ़ेगी मुझे पता है, सब तो सुन नहीं सकते आरएसएस या बीजेपी के लोग। मुजफ्फरनगर के क्षमा करें क्योंकि सही जगह के संपर्क में है, इनके युवराज कह रहे थे। मैं वही कह रहा हूँ कि ये भी जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, देखिए तकलीफ होने को शुरू हो गई, देखिए किसको किसको तकलीफ हो रही है आप लोग पहचान सकते हैं। पूरी तरह से निस्तराबूत मैं वही कह रहा हूँ कि यदि आप हो रही है तो वो अपने युवराजियों और उन नेताओं का कंट्रोल यदि करते कि वो ऐसी भाषा न बोले तो आज ज्यादा बेहतर होता है। अल्पसंख्यक वर्ग के दूसरे लोग उसमें ज्यादा यकीन कर रहे हैं। ये देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह ये जनाब ये तकलीफ वाले लोग, आपको तकलीफ हो रही है इसलिए आप बोल रहे हैं, अखिलेश जी का कहना है। ये तकलीफ वाले लोग हैं, पहचान रहा है, देश पहचान रहा है कि किसे तकलीफ हो रहा है। नहीं, आपको देश पहचानता है इसलिए आप जहां जाते हैं आपकी सेवा भी करता है। चिंता मत करिए अनुराग जी, मैं चिंता मत करिए। अमेठी वाले आज तक याद करते हैं राहुल गांधी आधार पे बहस करता हूँ, हवा की बातें नहीं करता हूँ। मैं आधार की बात करता हूँ। अनुराग जी बहस उसे कई बार मैं भी सुनता हूं। मैंने आधार गिनाया आपको कि बाराबंकी की सांसद को बाराबंकी की सांसद को फोन करके कहा कि आप अपने पिता को अपना प्रतिनिधि न बनावें, लेकिन कभी क्या उन्होंने अपने उन सांसदों उन मिनिस्टरों को कहा कि आप इस तरह की कटु भाषा न बोले? अरे कहाँ पहुंच गया? कटु भाषा पर डिबेट किसी और दिन कर लेंगे। संबित पात्रा मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो कि प्रेम शुक्ला जी ने उठाया, मुझे लगता है ये बहुत संदर्भ का विषय है, उठाना चाहिए। राहुल गांधी जी ने क्या कहा था कि जो दंगे हुए हैं मुजफ्फरनगर में, उसके बाद मेरे पास खबर है कि जो आईएसआई के लोग आके मुसलमानों के घरों में जा रहे हैं और उनको रिक्रूट कर रहे हैं। कहा था कुछ युवा भी उनके संपर्क मुसलमान युवाओं को रिक्रूट कर रहे हैं। तो देशभक्ति पे सवाल लगाया था उन्होंने खुद कि मुसलमान युवा जो है रिक्रूट हो जाते हैं। ये एक सेकंड रिक्रूट हो जाते हैं आईएसआई में। आपके पास कोई तथ्य नहीं, तकलीफ हो रही है आपको, बड़े धैर्य के साथ आपको तकलीफ हो रही है आपको, आप इसे जवाब देना मुझे। तकलीफ होता है तो बोलने लगते हैं। अब आपको तकलीफ हुई, अब आपको थोड़ी तकलीफ हुई यहाँ पर। संबित का कहना, मैं आऊंगा आपके पास, आप ही से जवाब लूंगा। संबित आप उन्होंने मुसलमानों के देशभक्ति पर एक सेकंड में बड़े मंच पे से सवालिया निशान लगा दिया था। और आज मैंने आपको सवाल पढ़ के सुनाया। सवाल में अगर पूछा गया है क्या लगता है कि अलकायदा मुसलमानों के बीच पैठ बना लेगा, तो बहुत स्पष्ट शब्दों में हमारे अभिभावक ने उत्तर दिया नहीं बना पाएगा। तो क्या बुरा कह दिया? कांग्रेस को तिलमिलाहट और तकलीफ क्यों हो रही है? कांग्रेस को देखिए अपोज करने के लिए अपोज नहीं करना चाहिए, कभी कभी यह भी मान लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री जो है किसी पार्टी का नहीं, किसी दल का नहीं होता है। जब वो इंटरनेशनल फोरम में इंटरनेशनल शत्रुओं के लिए कुछ कह रहा होता है, वहां कांग्रेस हो या सपा हो, सबको खड़ा हो जाना चाहिए। इतना ही सत्य समझ लेंगे तो उनको तकलीफ नहीं होगी। और जो तकलीफ हिंदुस्तान की जनता ने इन्हें 44 सीट्स देके दी है, वो अभी धीरे धीरे कुछ कंट्रोल इनका हो पाएगा। जी अखिलेश, आप बोल सकते हैं, आप क्या कहना है आपको? देखिए अभी 3 राज्यों को जो ये गुमान में है, 3 राज्यों सबसे बड़ा हुए हैं, 3 राउंड को चुनाव हुए हैं। और आप कहाँ पहुंच गए? आप अखिलेश जी कहाँ पहुंच गए? मुद्दे को लाइए ना, आप मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। संबित पात्रा ने सवाल और जवाब दोनों पढ़कर सुनाए हैं। हमें बोलने देंगे कि पीछे बोलेंगे? नहीं, आप बाई इलेक्शन पर मत जाइए ना। आप विधानसभा चुनाव की बातें करेंगे, ये वो डिबेट का मुद्दा नहीं है। अखिलेश जी सुनिए तो सही। आप किस पे वही बोल दिया उन्होंने, वही अखिलेश आप मुझे बोलने दो, मैं कहाँ जा रहा हूँ उससे आपसे कोई मतलब नहीं। नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा कि आप अगर मुद्दे से भटकेंगे तो मैं बताऊंगा। उसका जवाब आप मेरे शो में आए कहीं और कैसे चले जाएंगे? नहीं, मुस्कान जी एंकर यही लगता है। आप यदि खामोश हैं, आप यदि खामोश है तो मैं जवाब दूं। अच्छा दीजिए। जो उन्होंने बताया 44 का, उसका मैं जवाब दे रहा हूं कि इतने कम समय में दिखा बीजेपी का जनाधार। 3 राउंड के उपचुनाव ने उनका घिसकता जनाधार बता दिया। दूसरी बात, उसकी चिंता ये कर लेंगे आप इनकी चिंता क्यों कर रहे हैं कि आईबी ने अरेस्ट किया है। ठीक है, अखिलेश जी, मैं आपका मीडिया
मैं आपका रिएक्शन देगा नहीं, फायदा क्या? नहीं, आपको अपनी बात, अरे तो बीजेपी की हालत बाई इलेक्शन में क्या हुई, उसकी चिंता आपसे ज्यादा उन्हें होगी। आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं अखिलेश जी? मुझे तो ये बताइए कि अगर प्रधानमंत्री से ये पूछा गया कि क्या अलकायदा इस देश के मुसलमानों में पैठ बना लेगा, और प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, इस देश का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के लिए जीता और हिंदुस्तान के लिए जान देने का मादा रखता है, तो इसमें आपका विरोध क्या है? इसमें कौन सी नई बात कही गई कि क्या कोई देश का प्रधानमंत्री है कह सकता है कि हाँ बना लेंगे? नहीं, क्या ये कहना चाहिए था मोदी जी को या देश के प्रधानमंत्री को? तो ये सवाल उठ रहा है जैसे उन्होंने बड़ी नायाब सी बात कह दी हो। ये तो ऑब्वियस है, ये ऑब्वियस है, राहुल गांधी ये सत्य है, कोई कहे या न कहे ये सत्य है, लेकिन ये भी सत्य है, प्लीज ये नहीं, लेकिन राहुल गांधी का बयान इससे बिल्कुल डिफर था ना। ही लोग फिर क्या वो भी सत्य था? मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जो उन्होंने बयान दिया था, क्या वो भी सत्य था? आप नहीं, आप डिफर नहीं था, सत्य था। मैंने आपको बताया कि 4 लोग मुजफ्फरनगर से ISI के पकड़े गए हैं, ऑन रिकॉर्ड है, उनका आप लोगों ने विजुअल दिखाया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्टिफिकेट दे रहे हैं मुस्लिम एजेंसियों ने पकड़ा है। ठीक है, नहीं, परेशानी यह है कि हम एक मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहे, हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पे चर्चा कर रहे हैं। जो संबित ने कहा, देखिए इस देश की जो सबसे बड़ी खूबी है कि बहुत सारी जटिलताओं के बाद भी हम समन्वय निकाल लेते हैं। एक मौका याद आता है जब कश्मीर पे यूनाइटेड नेशन में एक बहस होनी थी और उस वक्त नरसिम्हा राव साहब प्रधानमंत्री थे। समन्वय हुआ कि इस मौके पे पाकिस्तान को जवाब देने के लिए हमारे पास कौन सा वक्त है जो अपनी बात रख सके। और शायद संबित को भी याद होगा, उस मौके पे सबने एक जमान में कहा था कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी को जाना चाहिए। उस वक्त सलमान खुर्शीद MOS एक्सटर्नल अफेयर्स हुआ करते थे और वाजपेयी जी गए, और जब वो दोनों वापस आए तो देश ने एयरपोर्ट पे जाके जो उनका स्वागत किया था वो बीजेपी के वाजपेयी या कांग्रेस के सलमान का नहीं बल्कि भारत के नुमाइंदों का करा था। नरेंद्र मोदी जी के इस बयान को भी संघ या बीजेपी से नहीं, मैं जाहिरी बात है मैं अपनी विचारधारा चेंज करके नहीं जा सकता, लेकिन उनका जो ये बयान है वो एक प्रधानमंत्री ने कहा और उस संदर्भ में कहा। वो ये नहीं कहा था कि भाई महाराष्ट्र या हरियाणा में चुनाव हो रहा, आप क्या कहेंगे। सवाल की गंभीरता में ध्यान देना पड़ेगा कि अयमन जवाहिरी, अलकायदा, और आपको याद है कल ही आपने एक यहाँ शो करा था जिसमें हम सब अलग अलग लोग थे, हमारी विचारधारा अलग थी, लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से या अलकायदा की तरफ से कोई सवाल आएगा तब हम देश तो में अखिलेश जी से भी, संबित जी से भी, शुक्ला जी से भी और यहां पूरी पैनल से और पूरे देशवासियों से कहता हूं, जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में किसी की बात करें तो हमको मर्यादाओं को रखना चाहिए। ये और बात है कि जब कुछ बीजेपी के लोग उस जमाने में हमने मनमोहन सिंह को मनमोहन कर दिया था, उन चीजों से ऊपर उठ के संवैधानिक पदों की गरिमा का लिहाज रखें, देश को जो है देश के लोगों को भारतीय समझ के बात करें। बायपोल में क्या हुआ, कौन हारा कौन जीता, ये मुद्दा नहीं है, लेकिन आज की तारीख में जो उन्होंने कहा है, और ये देश जो मैं कह रहा हूं, देखिए खुद आपको मानना पड़ेगा कि जब पहली मर्तबा सवाल उठा कि भारत में क्या हमारे मदरसे जो है वो आतंकवाद से लिप्त हैं, उस मौके में जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर थे वाडवानी जी थे, उन्होंने कहा नहीं है। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तब शिवराज पाटिल ने कहा। खुद शिवसेना की बात कर लीजिए, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर, जब मसाजिद को FSI देने की बात हुई सब बाला साहब ने आगे कहा। तो इस देश में कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना जो हमको उन मुद्दों पे जो हमारे संवैधानिक चीजों से जुड़े हुए हैं, जो नागरिकों से जुड़े हुए हैं, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज की तारीख में अगर आपसे मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा, मैं बीजेपी का समर्थक तो नहीं हूं, मैं संघ के साथ तो नहीं चलूंगा, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री ने जो कहा उनके कहने से ना तो मैं बहुत बड़ा देशभक्त और बन जाऊंगा, ना पहले था, आगे भी रहूंगा, मगर मुझको बल मिला है कि हां मैं अलकायदा के सामने कह सकता हूं कि तुम्हारी हर कोशिश के जवाब में भारत के वो लोग, क्या कांग्रेस के हो, क्या बीजेपी के हो, क्या समाजवादी या कम्युनिस्ट हो, हम लोग मिलकर अलकायदा का मुकाबला करेंगे। शिवा जी, क्या आप भी ये कह सकती हैं? अलकायदा का कोई चैलेंज हमारे यहाँ है ही नहीं, जो समस्या अभी है नहीं हम उसको सुलझाने में लगे। कोई बात नहीं, सुलझाना चाहिए, प्रीएम्प्टिव भी होना चाहिए, हमें फ्यूचर में देखना चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए, ये बात सही है। लेकिन इसी दौर में 10 लोग मुसलमानों को आकर के थप्पड़ मारते हैं, 2 लोग पुचकार के चले जाते हैं। ये जो पॉलिसी है लगातार इसी दौर में, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दौर में ये जो पॉलिसी है, हमें इसमें अमल के तौर पे राहत चाहिए, हमें जबानी जमा खर्च नहीं चाहिए। और चाहिए का जो ये पूरा वितंडा है कि उन्होंने ये कहना चाहिए था, उन्होंने ये कहना, देखिए मैं फिर वही कहूंगी
कि ये फैक्ट है कि हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तान के साथ बिल्कुल पूरी तरह से उतना ही साथ है जितना कोई भी और है। हमें किसी के सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है। और ये गाहे बगाहे साबित हुआ है, चाहे वो देशद्रोह का कोई भी मामला, उसमें जितने हिंदू पकड़े जाते हैं उतने ही मुसलमान पकड़े जाते होंगे, न कम न ज्यादा, या कम ही पकड़े जाते। सवाल ये है कि एक इंसान जिसके हिफाजत के नाम पर सबसे ज्यादा मुसलमानों का एनकाउंटर होता है और उनको आतंकवादी कहा जाता है, चाहे वो इशरत जहां जैसी लड़की हो, चाहे सोहराबुद्दीन, जितने भी मामले आज सारे आप देख रहे हैं कि सरकार इनके आने के बावजूद क्या चल रहा है वहां पे, इतने एनकाउंटर्स मुसलमानों के आतंकवाद के नाम पे होते हैं, वो सारे के सारे सवालों के घेरे में गिर जाते हैं। आप वहां पर कुछ राहत देते हैं। आप ये बताते कि जो आपके 5 बार के सांसद जो कह रहे हैं मदरसों के लिए, वो क्या है? हमें भी मदरसों से बहुत शिकायतें हैं, मदरसों को ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कहना कि मदरसों में रेट लिस्ट लगी हुई है हिंदू लड़कियों को, सिख लड़कियों को फंसाने की, और उसके ऊपर कोई बयान नहीं आता है। चले, उससे किसी ने इत्तेफाक नहीं रखा, उस बयान से किसी बीजेपी वाले ने भी इत्तेफाक नहीं रखा। प्रेम शुक्ला साहब, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं शिवाजी से पूछना चाहता हूं, फर्जी एनकाउंटर का विषय उठाया इन्होंने। इनकी जानकारी के लिए बता दूं, मुंबई में जो एनकाउंटर हुए कांग्रेस के शासनकाल में, बिल्कुल ठीक है, हिंदू लड़कों के ज्यादा एनकाउंटर हुए। कांग्रेस को कोई इसलिए कृपया ये दूसरा, मोदी सरकार आने के बाद कृपया ये बताएं कि क्या फर्जी एनकाउंटरों की संख्या विशेषकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बढ़ी है क्या? ऐसा कोई फिगर है? चले, मामला यहाँ कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, मामला समझिए। मैं आता हूँ संबित आपके पास, सारे आप तक ही हमारे इसमें कोई शक नहीं, और हम यहाँ कांग्रेस को डिफेंड करने नहीं बैठे। प्लीज, ये मेरे लिए कांग्रेस बीजेपी डिबेट नहीं। शिवाजी, मैं एक फैक्ट रख दूं आपके सामने। अभी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय कहा कि हिंदुस्तान को अलकायदा से कोई थ्रेट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, नहीं है। मगर कल असम के मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने कहा है कि मेरे गढ़ में उल्फा के साथ अलकायदा घुस आई है और पूरी तैयारी में लगी हुई है। तो इसलिए थ्रेट है या नहीं, ये तो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, विजन होना चाहिए हमारा, और तैयारी होनी चाहिए। 10 सेकंड में देना चाहूंगा। आपको मालूम होना चाहिए, या जमीयत उलमा जो मुल्क की बड़ी जमातों में से है, खुद जिस संस्था से मैं आता हूं, अंजुमन मनहज रसूल, आप नेट पर देखिए, हमने 1998 से हम कह रहे हैं कि हाँ, अलकायदा के साथ हमारी कोई वाबस्तगी नहीं, अगर कोई खतरा आएगा सरकारों को काम करना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूं, ये बीजेपी, कांग्रेस, अखिलेश जी हो, ये शुक्ला मुद्दा नहीं है। देश की प्रेम शुक्ला जाने वाले हैं, लेकिन उनसे मैं एक आखिरी सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। प्रेम शुक्ला जी, मुसलमान को क्यों चुनेगा भाई? ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, सवाल ये है कि शीबा असलम रहमी का कहना है कि प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया वो ठीक है, स्वागत योग्य है, लेकिन सिर्फ जवानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा, अमल दिखाना होगा, अमल में लाना होगा अपनी कही हुई बातों को। इससे बड़ा अमलीकरण क्या है? प्रधानमंत्री जो हैं, कहीं से भी क्या मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? पहले से ही जो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना समेत एनडीए की नीति यही है कि हमारे लिए हिंदू हो, मुसलमान हो, पारसी हो, ईसाई हो, सब समान नागरिक हैं, न कोई ज्यादा है, न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है। ऐसी स्थिति में कोई डिस्क्रिमिनेशन की जब तक आपके पास सॉलिड रिपोर्ट नहीं हो, तब तक आप सिर्फ जवानी जमा खर्च में इस तरह का एलिगेशन न लगाएं। जी ठीक है। 10 दिन से डिबेट नहीं, संबित पात्रा, डिबेट हो रही है। अनुराग, ये जो सर्टिफिकेट की जो बात हो रही है, बिल्कुल निराधार बेबुनियाद बात है। ये सर्टिफिकेट देने लेने का कोई मुद्दा नहीं है। मैं चाहता हूँ ये बात शिवाजी ने ये जो है, ये तरह मुसलमान देशभक्त है, देश प्रेमी है, वो एक बात जो है, ये बिल्कुल तत्व है और ये वास्तविकता है। ये एतराफ का दायरा जो है, वो जो परिधि जो है वो बढ़ी है। ये आप कहिए, वो नया आदमी जिस वो इलाके से और जो है संघ की ओर से आते हैं, जिस विचारधारा से वो जुड़े हुए, ये जो एक नई बात है, सर्टिफिकेट की बात जो है क्यों हो रही है? नहीं है वो। ठीक है। संबित पात्रा, सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि एक वर्जन मैंने ये भी सुना कि गुजरात का प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने, ये जो एक नई बात है, सर्टिफिकेट की बात जो है क्यों हो रही है? नहीं है वो। ठीक है। संबित पात्रा, सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि एक वर्जन मैंने ये भी सुना कि गुजरात का प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने जो टोपी नहीं पहनी, मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री रहते हुए जो टोपी नरेंद्र मोदी ने नहीं पहनी, आज वही टोपी वो मुसलमानों को पहनाना चाहते हैं। देखिए, मैं इसका उत्तर दे दूं। बहुत अच्छा किया उन्होंने। पहली बात, एक सेकंड,
मैं उत्तर पहली बात तो ये जो सर्टिफिकेट हम बाद में कह, ये सर्टिफिकेट नहीं उत्तर है। मैंने आपको प्रश्न पढ़ के सुनाया, उत्तर है, उत्तर को सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। दूसरा है टोपी नहीं, देखिए मेरे साथ खुद जो मेरे भाई बैठे हैं वो खुद ही कह रहे हैं नहीं पहनी, अच्छा किया, क्योंकि ये अपने अपने सोच और अपने अपने धर्म का विषय है। ये देखिए हिंदू हो या मुसलमान, ना मैं टीका की राजनीति करूं ना वो टोपी की राजनीति करे। टीका और टोपी आस्था का विषय है, वो अपने दिल में होना चाहिए। जब सिखों की पगड़ी पहनते हैं, जब बुद्धों की टोपी, तब परेशानी नहीं। देखिए बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि ये सब आचरण का विषय है, ये अपने अंदर सोच का विषय है कि मैं जो चीज राजनीति में नहीं आनी चाहिए, जो मेरा पर्सनल विषय है, घर के अंदर का विषय है, उसे हम राजनीतिक फील्ड में क्यों लाएं। ना तो मेरे भाई चाहेंगे कि हम उनको टीका लगाएं और ना ही वो चाहेंगे कि टोपी, तो इसको हमें टीका टोपी की राजनीति से बहुत ऊपर दृष्टिकोण से देखना चाहिए। क्या बिल्कुल सही पूछा अभी प्रेम शुक्ला जी ने, क्या नरेंद्र मोदी जी किसी प्रकार का पृथक पृथक व्यवहार करते हुए दिखे हैं क्या, कि मुसलमानों के साथ कोई व्यवहार अलग किया हो, हिंदुओं के साथ कोई अलग व्यवहार किया हो। बहुत अच्छी तरह से मैं स्पष्ट में कह दूं कि आप बहुत दशकों के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसका एक इंटरनेशनल चेहरा है, जिसके इंटरनेशनली जिसके क्लेम और एक्सेप्टेंस हो रहा है, इतना बढ़िया मैसेज पूरे भारत को लेके विश्व में जा रहा है, तो हमें तो कम से कम घर में नहीं लगना चाहिए। संबित के साथ नहीं जाऊँ, नहीं इसमें संबित के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि भाजपा का और मेरे बहुत अच्छे प्रवक्ता और बहुत अच्छे तथ्यों के साथ बोलते हैं। लेकिन जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जापान में थे, वो एक लेख होगा, वो खुद जानते हैं, उस मौके पे खुद जापान का ये लेख था कि जापान को यानी वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो पूरे विश्व में एक नई पहचान जिसने दिलाई थी, वो जवाहरलाल नेहरू का नाम था। तो वो मैं उन तत्व मेरा प्रधानमंत्री, जाहिर सी बात है, जनता जनार्दन भी हमारे साथ है। इसमें एक बात में उसके बाद जनता के पास जाइएगा, जो नौमानी साहब ने कहा और संबित ने उसका जवाब दिया। देखिए परेशानी कहाँ होती है, टोपी और टीके से हम आगे चल के बात करें। आज वो जिस पद पे हैं, उस पद पे उनका आचरण घर में क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन जब वो अलग अलग जगहों पे जाते हैं, वो सिखों में जाते हैं, बुद्धिस्टों में जाते हैं, जैनियों में जाते हैं, वहां और दूसरी जगहों पर जाके फिर मुझको एहसास होता है कि जहां वो कहीं ना कहीं 17 करोड़ लोगों को तो नजरअंदाज नहीं कर रहा है। अब जाहिर बात है जब होगा जब वो किसी अरब कंट्री जाएंगे और वहां पे वो ये काल पहनेंगे नहीं पहनेंगे, ये उस वक्त का मुद्दा होगा। अगर वो उस वक्त ही मना करते हैं तो मुझको लगता है कि फिर हमको भी कहना पड़ेगा कि अगर और जगह 10 जनपद थे तो यहां भी नागपुर चलता है। ठीक है, सवाल पूछिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे जब इंटरनेशनल मीडिया ने उनसे पूछा एक सवाल, तो उसका जवाब भी जो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने कहा वो दैट्स रियली अप्रिशिएबल, नो डाउट। लेकिन क्या ये अगर अपनी पार्टी के अंदर जो उनके कॉन्ट्रडिक्शन है, जैसे आदित्यनाथ योगी बोल रहे हैं, वो अगर उसको कंडम नहीं करते हैं, अगर वो उसको कंडम करें तो वो भी बहुत अप्रिशिएबल होगा, हमें उसमें भी खुशी होगी। इसमें बहुत खुश हैं हम, रियली कोई इसमें डाउट नहीं है। लेकिन अगर वो उनको कंडम करें, उन्होंने अभी तक कंडम नहीं किया है, तो ऐसे एक्सट्रीमिस्ट के लिए आप क्या कहेंगे फिर? आप देखिए बहुत स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने विजन को आर्टिकुलेट किया है। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारा विजन केवल और केवल डेवलपमेंट है, विकास है और कुछ भी नहीं है। जब कुछ लोगों ने जो हमारे समर्थक थे चुनाव के दौरान भाषण में कुछ ऐसा कहा जो किसी एक समुदाय के लिए अच्छा नहीं था, तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं कि नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया था कि जो हमारे खुद के लोग हैं, जो हमारे समर्थक हैं, वो भी जान ले कि मेरा मकसद केवल डेवलपमेंट और विकास का है और वो डिरेल न करे हमारे इस कैंपेन को। और वो कैंपेन आज भी जारी है। कैंपेन है डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास और कोई एजेंडा नहीं है। और मैं भी अगर हमारा कोई भी ऐसा बोले, हरियाणा और महाराष्ट्र में वो लोग जाएंगे कि हरियाणा और महाराष्ट्र में इस तरीके की भाषा को माननीय प्रधानमंत्री बर्दाश्त करेंगे? किस तरह की भाषा को? जो अभी यूपी योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज। देखिए एक इंडिविजुअल बयान को पूरे पार्टी का आदर्श नहीं मानना चाहिए। मतलब पार्टी साथ नहीं है। मैं तो आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, हम लोग मानो 10 लोग मारते हैं, 2 कुछ करते हैं। अगला सवाल मेरा क्वेश्चन मैम से है कि मैम जो पहले की जो सिचुएशन थी, तो क्या हम पहले की सिचुएशन को सोच करके अगर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री सबको मिला के चलना चाहते हैं, देश की यूनिटी को बरकरार रखना चाहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का जो भाईचारा बना हुआ है, स्नेह बना हुआ है, तो क्या मैम हम इसको बना करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं? क्यों बार बार ये तोड़ने की बात की जाती है, क्यों जोड़ने की बात नहीं की जाती है? क्या फिर उस कोशिश पर सवाल उठाना जरूरी है?
यही होना चाहिए जो आप कह रहे हैं, होना यही चाहिए। लेकिन किस ऑडियंस के लिए किस वक्त हुआ, एक और दूसरी बात यह है जो उनका अपना परिवार है, जो उनका अपना कुनबा है, उसमें वो ये बात क्यों नहीं मैसेज दे पा रहे हैं कि भाई मुसलमानों को आप लव जिहाद के नाम पर झूठा प्रचार करके मार रहे हो, आप मदरसों को कह रहे हो कि यहाँ पर आतंकवादी बनते हैं और यहाँ लड़कियों को फंसाया जाता है। इतनी घिनौनी कैंपेन आप ही का परिवार चला रहा है और आप उसके ऊपर बैठ करके कुछ नहीं जानते, वहाँ पर आप कुछ नहीं बोलते। एक बयान नहीं आया, एक बयान आ जाता कि ये इस तरह की फिजूल बातें बंद कीजिए, विकास की बात कीजिए, तो हमें भी अच्छा लगता। तीसरी बात यह है कि अभी महापात्रा जी ने कहा कि उन्होंने कैंपेन के दौरान भी ये ख्याल रखा कि अगर किसी ने कुछ कहा है, अनर्गल कहा है, तो उन्होंने ट्वीट किया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, उनके बहुत एक्टिव कैंपेनर और उनके साथ मंच साझा करने वाले बाबा रामदेव ने एक घटिया बयान दलित लड़कियों के लिए कहा था और वो खामोश रहे। उन्होंने एक बार भी दलित लड़कियों की अस्मिता की रक्षा करने वाला कोई बयान नहीं दिया, न उसको कंडम किया। तो ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ ठीक करते रहे। का जवाब ले लेते हैं इस पर। नहीं, मुझे लगता एक बात हमें याद रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री और प्रवक्ता में फर्क होता है। वो ट्वीट करते थे बीच में, तो मैंने आपको याद दिला दिया। देखिए, प्रधानमंत्री हर विषय पे 24 घंटा नहीं कह सकते हैं, वो उनका काम कहना चाहिए। इंटरव्यू में उन्होंने कहा आपके चैनल में 4 प्रोग्राम रन किए थे, उसके ऊपर 24 घंटे की बात नहीं, वो बहुत बड़ा मुद्दा था और उसमें इतने सारे FIR दर्ज हुई थी, वो बहुत बड़ा मुद्दा था। इसी चैनल ने हमने आपके यहाँ बैठ के लंबी बहसें की थी उसके ऊपर। देखिए, प्रवक्ता है, हमने नकारा, जहां जिसको नकारना चाहिए, पार्टी के प्रवक्ता है, वो कहते हैं ये हमारा पार्टी का व्यू नहीं है, विजन नहीं है। और मैंने आज, चाहे आप साक्षी जी महाराज हो, मैं आज ही किसी चैनल पे उनका भी सुन रहा था इंटरव्यू, उन्होंने कहा ये मेरा व्यक्तिगत बयान था, पार्टी से इत्तेफाक नहीं रखती है। और उन्होंने खुद कहा कि मैं भी मानता हूं कि हर मदरसे में ऐसा नहीं होता, कोई एकाध होता है, हमारे यहाँ भी होता है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी होता है। तो देखिए, उन्होंने खुद आज इंटरव्यू दिया है। तो इस प्रकार से किसी एक व्यक्ति के कुछ कहा हुआ उसको लेकर, देखिए दिग्विजय जी कुछ भी कहीं होता है तो दिग्विजय जी पहले पहुंचते हैं, पुलिस पहुंचे, इससे पहले दिग्विजय सिंह पहुंच जाते हैं और कहते हैं आरएसएस ने बम फोड़ा है। आपको याद है ना 26/11 हुआ तो किसने किया? आरएसएस ने खड़खड़ी को मार दिया, राहुल गांधी को रोकिए, दिग्विजय सिंह को रोकिए, पहुंच जाता है। तो ये सब पार्टी में एक आध लोग ऐसे कह देते हैं, ये पार्टी का विचार नहीं होता है। जो सवाल था अनुराग, जो सवाल उठाया बहुत अहम है। देखिए, देश की आजादी से पहले और आज तक हर पार्टी कोई भी हो, हमारी जो मुख्य चीज है वो यही है कि देश की एकता और अखंडता कैसे बची रहे। और एकता और अखंडता को बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों पे होती है जो चुनाव नहीं, हमारी कीमत पे करना चाहिए। नहीं, मुसलमानों की जिम्मेदारी है, मुसलमानों को ये बताना पड़ेगा हर बार की। नहीं, मैं इस पर आपके साथ नहीं, मेरा कहना यह है कि इस देश के उन लोगों पे जो चुनाव के जरिए संसदीय असेंबलियों तक पहुंचते हैं कि वो अपनी भाषा पे क्या कह रहा है और क्या कर रहा है। दूसरी चीज, जो अब महापात्रा साहब कह रहे हैं हम विकास के नाम पे आए हैं, ठीक है, विकास में खाली 100 करोड़ से मदरसों का विकास नहीं हो सकता। मुसलमानों की भी वही बुनियादी मसाइल है जो आम आदमी के, वो सवाल अखिलेश जी से मैं पूछना जरूर चाहूंगा, शिक्षा है, उन चीजों पर आपको चर्चा करेंगे। एक सवाल अखिलेश जी से मैं पूछना चाहूंगा, फिर मुझे एक ब्रेक लेना है छोटा सा, ब्रेक के बाद हम फिर इस चर्चा में आएंगे। अखिलेश जी, एक बहुत अहम सवाल यहां पर एक दर्शक ने उठाया है हमारी ऑडियंस में से, और वो ये कि अगर हिंदू मुसलमान एक साथ चल सके इस देश के विकास के लिए और उसके मुतालिक कोई बयान दिया जाए तो क्या आप उस बयान के साथ नहीं खड़े होंगे? क्या आप उस पर सवाल उठाना जरूरी समझेंगे? देखिए, मैं अभी दर्शकों के जो हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं उन सबकी भावना सुन रहा था, और आप लोगों ने भी और आपका चैनल देखने वालों ने उनकी भावना समझ ली होगी कि वो क्या चाहते हैं, और वो जो कहे हैं वो आपको छुपा नहीं है, तथ्य निचोड़ निकल के सामने आ गया। आज चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि मोदी जी नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात बोली। मोदी जी नहीं बोलते, लोगों को शंका थी कि मोदी जी बोलते कि नहीं बोलते। न्यूज इसीलिए बनाना है कि ऐसे व्यक्ति ने यह बात कही कि जो अभी तक ये बात नहीं कहते थे, इसलिए चर्चा हो रही है कि मोदी जी ने इसका तो स्वागत आपको करना चाहिए। मोदी जी के अलावा जो अब तक उन्होंने नहीं कहा वो कह दिया उन्होंने। हम तो स्वागत कर ही रहे हैं, ठीक है, हम तो स्वागत कर रहे हैं। हम कब कह रहे हैं कि हम उनका विरोध कर रहे हैं? ठीक है, लेकिन जो लोग अभी मौलवी साहब बात उठाए या और लोगों ने बात उठाई, ये मनसा वाचा कौड़ा तब ज्यादा दिखता कि उन्होंने अभी मौलवी साहब ने कहा कि मदरसों में आतंकवाद की बात हुई थी, तब के प्रधानमंत्री ने डपटा था। आज भी इनके केंद्रीय मंत्री और तमाम एमपीओ ने बात कही मदरसा और मीट सप्लायर किस पे, कभी क्या पानी प्रधानमंत्री जी ने डपटा? इसका जवाब संबित दे चुके हैं, बात न कहो। चलिए, इसका जवाब शंका और प्रश्न तभी नहीं, एक मिनट ले सकता हूं क्या? ठीक है, शंका ये दे चुके हैं जवाब। लौटता हूं अखिलेश जी,
लौटता हूं। इस पर संबित आपको जवाब देना चाह रहे हैं, जरूर सुनिएगा वो जवाब। संबित के पास हम जाएंगे, दर्शकों के और भी हम सवाल लेंगे, इस चर्चा को जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अपनी डिबेट को, अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं दर्शकों के साथ। आपका सवाल। सर, मैं अखिलेश जी से ये पूछना चाहूंगा, अखिलेश जी बार बार ये बात करते हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कब तक ये ऐसी बात करते रहेंगे, कब तक हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे? इस चीज को रोक क्यों नहीं रहे हैं? जब एक साथ जब हम लोग चलने को तैयार हैं, जब हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आप राजनीति को उसको मुद्दा क्यों बना रहे हैं, क्यों उसको राजनीति में ला रहे हैं? जब अगर कुछ हो जाती है तो आप विपक्ष को कहते हैं कि विपक्ष ने ये कर दिया, आज विपक्ष कुछ करना चाह रहा है तो आप फिर आज उस विपक्ष पे आप उंगली उठा रहे हैं। क्यों लोगों को आप अब तो सरकार है, अब तो विपक्ष सरकार है। चलिए, अब तो पक्ष हो गया। हाँ बोलिए अखिलेश जी, जवाब दीजिए। ये सवाल तो बीजेपी से पूछाना चाहिए था, क्योंकि आज ये चर्चा इसलिए हो रही है कि ऐसे व्यक्ति ने वो बात कही कि जिसकी अधिकांश लोग अपेक्षा नहीं करते थे, इसलिए वो न्यूज बना, इसलिए वो खबर बनी, इसलिए हम आज चर्चा कर रहे हैं। और चूंकि वो इसलिए उसने कही क्योंकि आज जो प्रधानमंत्री है उसका तो स्वागत है, लेकिन अगर वो अपने कर्मों से भी, अपने भाव से भी इसी तरह रखते तो हम और ज्यादा उनकी प्रशंसा करते और लोग भी और ज्यादा प्रशंसा करते। चलिए ठीक, और सवाल। सर, आपके अकॉर्डिंग अगर लोग किसी चीज की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं तो वो होनी नहीं चाहिए, मतलब अगर होगी तो आप उसे न्यूज बना दोगे? अखिलेश जी से सवाल है आपका। यस सर। सर ये बताइए, तो न्यूज चैनल से सवाल करना चाहिए। हाँ, बात सही कही आपने। ये इस तरह के परिवर्तन की हम अपेक्षा करते हैं प्रधानमंत्री बन जाने के बाद। ये अच्छा है, का अपेक्षा भी कर रहे हैं, इस तरह से उसके बाद में, लेकिन आप वो विरोध भी कर रहे हैं सर। आगे बढ़ के आप सर कमेंट भी कर रहे हैं आगे से। परिवर्तन की अपेक्षा कर रहे हैं और जब परिवर्तन हो रहा है तो उसका विरोध कर रहे हैं आप। अपने कृत्यों से हर वर्ग का दिल जीते, अपने कृत्यों से हर वर्ग में विश्वास। नसीहत देने लगे आप, नसीहत देने लगे। मैं एक क्लोजिंग कमेंट सबसे लूंगा। देखिए अनुराग, सबसे बड़ी चीज ये है कि उनका बयान सराहनीय था, लेकिन जो बात सब उठा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता, देश के विकास, इन सब चीजों में जो है मैं जो कह रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज एक बहुत बड़ा मैंडेट के साथ सत्ता में आई है और उनके प्रधानमंत्री एक अंतर्राष्ट्रीय छवि के साथ सामने आ रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि उनकी छवि के हाथ और लोग दबने लगे। तो ये 52 गज के चक्कर बनने के चक्कर में जो ये पिछलग्गू टाइप बयानात आ रहा है, जिससे हिंदू और मुसलमानों को ताल्लुक नहीं, कभी मदरसों पे, कभी लव जिहाद, इन चीजों पर भी प्रधानमंत्री को अंकुश लगाना पड़ेगा, पार्टी को सोचना पड़ेगा। सिर्फ ये कांग्रेस का मुद्दा मुसलमानों को नहीं, बीजेपी का भी मुद्दा। देखिए, मैंने जो है नरेंद्र मोदी पे इधर जो है जो बुक से छपी है, मैं 10 किताबें पढ़ चुका, 2-3 किताब झोली बैग में भी है वो। तो मैंने देखा कि जब नरेंद्र मोदी जो है गुजरात से दिल्ली की तरफ चल रहे हैं तो सोच में कहीं न कहीं जो बदलाव है और उनकी नजर में देश की जो है उन्नति और विकास है, और उन्होंने सबका साथ सबका विकास जो नारा दिया है, तो आप देखेंगे गुट निरपेक्ष देशों और जो है पड़ोसियों के साथ उन्होंने और विकास समय को जिस तरह किया, तो ये मिलाने की वो बात कर रही है। बयान उनका जो है वो दोनों को मिला के जो है मजबूत भारत जाते जाते मैं बता देता हूँ राज की बात कि कांग्रेस को जो है इतनी तिलमिलाहट और तकलीफ क्यों हो रही है। क्यों तकलीफ हो रही है कांग्रेस को? तकलीफ इसलिए हो रही है, देखिए नरेंद्र मोदी जी इंटरव्यू देते हैं, एक इंटरव्यू देते हैं, हिंदुस्तान की जनता एकदम प्यार करने लगती है और हम उनका जो है वर्चस्व बढ़ता है। और राहुल गांधी जी इंटरव्यू देते, क्या हुआ हमने देखा है, एक इंटरव्यू दिया था, उसके बाद कांग्रेस का क्या हाल हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से तकलीफ उनको होती है। तो ऐसे इंटरनेशनल फोरम में जब बड़े डिबेट की शुरुआत शिवा आपके बयान से मैंने की थी और अंत भी मैं आप ही के बयान से मैं करना चाहता हूं। क्या आपका कुछ हृदय परिवर्तन या सोच में बदलाव आया? क्या आप अब इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का स्वागत करने के लिए तैयार कर पाई अपने आप को? देखिए, इतने बड़े बयान को शिवा केंद्रित नहीं करना चाहिए, मगर मैं ये जरूर कहूंगी कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वालों से सवाल पूछिए कि उनका हृदय परिवर्तन कुछ हुआ या नहीं हुआ। अगर उनका कुछ हृदय परिवर्तन हो जाता है तो ये बेहद शानदार और कामयाब बयान है। चलिए, बहुत बहुत स्वागत हमेशा रहेगा, लेकिन संघ को भी और विश्व हिंदू परिषद को भी ये नसीहतें उठानी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जनगण मन में सभी का जुड़ने के लिए। अखिलेश जी, प्रेम शुक्ला जी का, सभी का, आप लोगों का और जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में हिस्सा बनने के लिए। अगले हफ्ते फिर जनगण मन में एक बड़े मुद्दे के साथ, एक बड़े पैनल के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।